Good morning, class 7. Here's a new topic, new chapter. Chapter number 2, New Kings and Kingdoms. This is history. Okay, according to the PT1 syllabus, in history, your two chapters will be in test, chapter number 1 and chapter number 2. So, this is chapter 2. In previous classes, we discussed about the and make revision of chapter 1. Now we go further for second chapter, and I have to clarify one thing. First of all, syllabus. I once again told you in history chapter 1 and 2, in civics chapter number 1, in geography chapter number 1. This is your syllabus. First of all, in history, two chapters, chapter number 1 and 2, civics chapter number 1, geography chapter number 1. And second thing, pattern of क्वेश्चंस. पैटर्न क्या होगा, तो मैं आपको शुरुआत के 2 और 3 मिनट्स में आपको एग्जैक्टली समझा देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के होंगे. बेसिकली 4 टाइप्स के ही मैंने क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट जो टाइप आएगा वो आपका बेटा फिल इन द ब्लैंक्स आएगी. ठीक है. जब मैं अभी चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से आ सकता है, क्योंकि बेटा वो सारी की सारी चीज़ें मैंने बिटवीन द टॉपिक से ही दी हुई हैं. ठीक, टॉपिक के अंदर से ही मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए. ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज लास्ट में दिए सिर्फ उससे ही दिए हैं. वो तो छोटे छोटे होते हैं, 5 और 6 7 होते हैं मुश्किल से. आप उनको रिवाइज कर लें, नो प्रॉब्लम. आप उनको कर लें, नो प्रॉब्लम. बट बुक के बीच से भी हमने दिए हैं, टॉपिक के बीच से. ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स. सेकंड आपका आएगा मैच द फॉलोइंग. ठीक, तो आप ये ध्यान रखें, मैच द फॉलोइंग है वो आपके जो चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं ना. बेसिकली 7th क्लास में बहुत कम जगह दिए हैं, कुछ ही जगह दिए हैं, तो आप वहाँ से रिवीजन कर लें, वो बड़ा आसान होता है. और चैप्टर इतना अच्छे से रीड किया हुआ है, तो वो चीज़ इसीलिए मैंने आपके टॉपिक के बीच से उसमें से भी दिया है. एक एक हार्डली चैप्टर आ रहा है सब में से, इसलिए आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो आपके पास बुक्स हैं तो आप इन चैप्टर्स को रीड करें, अच्छे से रीड करें. और मैं जो भी चीज़ अंडरलाइन करवाता हूँ ना आपको, आप उन चीज़ों पे अच्छा सा ध्यान दें, आप उनको लिखें, अपने नोट्स बना लें, क्लियर कर लें, क्योंकि आप वहाँ से चीज़ें हम देंगे. तो 2 टाइप तो बेटा ये हो गए, FIB हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया. ठीक है. अब देखिए थर्ड टाइप है आंसर इन अ वर्ड. एक ही शब्द में आपको आंसर देना है. ठीक है. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आया, हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर. ये पूरा क्वेश्चन हो गया ना. अब इसको आंसर इन अ वर्ड, एक शब्द में आंसर कैसे देना है. पूछा ही गया हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर, तो उसका आंसर क्या है. उसका आंसर है कि वो बाबर. ठीक है. अब जो बाबर है वो उसका आंसर है, यानी कि वो फर्स्ट, मैंने एक लाइन में आपको उसका उस इन सॉरी इन अ वर्ड आपने आंसर दे दिया, एंड आंसर इज बाबर. तो ये क्वाइट सिंपल है. ऐसी इसमें से चीज़ें आएंगी आपकी कई सारी, तो वो क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे. मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आया, हु राइट द बुक, वो सॉरी आई थिंक बुक का नाम है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं तो एग्जाम्पल तौर पे समझा रहा हूँ. हु रॉट कामायनी, एग्जाम्पल है ये, आप सिर्फ क्वेश्चन का तरीका समझें. हु रॉट कमानी, तो उसका आंसर में आपने लिखा क्या नाम था, भूल गया. मान लीजिए जयप्रकाश उसका आंसर है, या जयचंद आंसर है, तो 1 वर्ड में सिर्फ आपको उसका आंसर लिखना है. मतलब कोई भी बुक है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल समझाया है कि किसने वो बुक लिखी, वो इस तरह से किस प्लेस पे वॉर हुआ और कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन लाया, तो उस पर्सन का, उस चीज़ का, उस डेट का आपको सिर्फ इस तरह से 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है. ये हुआ आपका 1 वर्ड टाइप. ठीक है. अब फोर्थ
फोर्थ है आपका आंसर इन अ लाइन और ए सेंटेंस, यानी कि आपको कोई आंसर सिर्फ एक लाइन में और एक सेंटेंस में देना है। तो पहली चीज़ तो बेटा ये होती है कि सेंटेंस में कोई भी चीज़ जब एक सेंटेंस में लिखी होती है तो वो मीनिंगफुल होती है और पूरा एक कोशिश होती है कि उसमें परफेक्ट आंसर हो, और कोई आंसर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में देना है। ठीक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, हु डिफीट गौरी इन 1192। क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, वो तो आपके क्वेश्चन चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे कि गौरी को 1192 में किसने हराया, तो आप लिख देंगे पृथ्वी राज चौहान डिफीट गौरी इन 1192। हो गया ना एक सेंटेंस में और एक लाइन में आंसर। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे बट टॉपिक के बीच से आएंगे, आपको लिखना है ऐसे ही आंसर बिल्कुल। आप, मुझे लगता है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था सर एक बार आप प्लीज़ क्वेश्चन ऑफ टाइप बताएं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको थोड़ा क्लास में, जब क्लास हो हमारी नेक्स्ट टाइम, जैसे आज हमारी क्लास है, तो मैं उस दिन उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूं। तो जो आपका पैटर्न होगा बेटा वो इस तरह का होगा, 4 टाइप्स क्वेश्चन होंगे, ये इस तरह क्वेश्चंस के आपके आंसर लिखने हैं। और अभी जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताता चलूँगा कि कोई चीज़ यहाँ से इस तरह से आ सकती है, इस तरह से आ सकती है, तो आप अपना ओवरऑल रिवीजन उसी तरह से करें। ओके, नाउ आई थिंक यू आर क्लियर। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर दिया करो, मे बी मैं कभी लेट हो जाऊं बट मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूंगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ये मैप है आपका मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर 7th सेंचुरी। ये 17th सेंचुरी का मैप है और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टी है। डायनेस्टी समझते हैं आप? डायनेस्टी होता है वंश, वंश मतलब कौन किस वंश से राज कर रहा है, और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में 7th और 12th सेंचुरी तक ऐसे ही रहा। इंडिया का ये एक तरह से जो पुराना अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया उस टाइम तो नहीं था, उस टाइम आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग राजा हैं। देखिए चाहमान इस तरफ है, ये बॉर्डर अलग है कुछ, ये बॉर्डर किसका है, ये है फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि ये लोग आपस में हमेशा टकराते रहते थे। जैसे ये बाउंड्री की बात करें, ये तो यहाँ ये चाहमान है, परमार हैं, चंदेल हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, ये मतलब इनका यहाँ पे राज है। इस तरह पहाड़पुर और ये पाल है, इधर कामरूप की तरफ ये पाल है, ठीक। और इस तरफ की अगर बात करें इस बाउंड्री की तो यहाँ राष्ट्रकूट है। तो इन तीनों के बीच हमेशा बेटा वॉर चली है। इस चैप्टर को आप समझेंगे अभी नीचे, ये वो ये इन लोगों की सीमा है, ये इन लोगों की सीमा है, ये इन लोगों की है। तो इधर उधर के कब्जे के लिए हमेशा, जैसे इस पार्ट के लिए अभी ये भी आना चाह रहे हैं, ये भी आना चाह रहे हैं, ये आना चाह रहे हैं, तो इनमें हमेशा से संघर्ष चला है बहुत सारा। ये पुराना मैप है 6th सेंचुरी से पीछे। आगे देखते हैं। अब आप यहाँ से चैप्टर का नेम है, जो टॉपिक का नेम है वो है द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। नए नए शासकों की जो वंश थे उन वो उभर के आए। इमरजेंस मतलब उभर के आना। देखिए बाय द 17th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड जानते हैं आप? बड़े बड़े जमींदार जो लोग होते हैं वो थे, और वॉरियर चीफ भी थे, बहुत बड़े बड़े सेनापति भी डिफरेंट रीजन में। एग्जिस्टिंग किंग ऑफन ऑक्नोलेज देम एट देयर सबॉर्डिनेट और सामन। और जो वहाँ के उस टाइम के राजा हुआ करते थे वो इन लैंडलॉर्ड को या इन वॉरियर चीफ्स को अक्सर कर अपना सामंत मानते थे। सामंत समझते हैं आप? देखो क्या है सामंत से मतलब, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड्स। मतलब उन सामंत लोगों से ये उम्मीद की जाती थी कि राजा के लिए टाइम टाइम पे गिफ्ट लेके आएँ, बहुत सारा पैसा लेके आएँ, टैक्स कलेक्ट करके लेके आएँ, फसलों के लिए मतलब जो राजा के यहाँ जगह होती है फसलें हमेशा काटने के बाद उनमें स्टोर होती रहे, फल लेके आए, ऐसे मतलब तरह तरह की चीज़ें। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। और कोर्ट में, कोर्ट मतलब जब राजा के यहाँ वो लोग दरबार में आए तो वो वहाँ पे आके राजा के लिए अपने मिलिट्री भी मतलब उनके लिए सपोर्ट करें।
इस तरह की उम्मीदें खान पान टैक्स पैसा और मिलिट्री की सामंतों से की जाती थी। जो राजा होते थे वो इस तरह उनको अपने साथ रखते थे। ठीक है। इस सामंत एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, जैसे सामंतों को पावर मिली और पैसा आया, दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंत, तो उन्होंने अपने आप को सामंत से महासामंत कहना शुरू कर दिया। पहले थे सामंत, अब हो गए महासामंत। अब महासामंत क्यों? क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा आ गई और उनके पास वेल्थ पैसा ज़्यादा आ गया, इसलिए। महामंडलेश्वर, ये वर्ड्स हैं जो सामंत अपने लिए यूज़ कर। महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर का मतलब क्या है बेटा? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, मतलब उस एक एरिया का जो सबसे चीफ होगा वो महामंडलेश्वर कहलाया। मतलब ऐसे ये लोग बड़ी बड़ी पदवियां हासिल करने लगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एंड सो ऑन, समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और कई बार ये महामंडलेश्वर और ये महासामंत इतने पावरफुल हो जाते थे कि जो ओवरलॉर्ड थे, यानी कि जो राजा थे, या उन लोगों से आज़ाद हो जाया करते थे, यानी कि वो उनको हरा के, मान लीजिए उनको साइड करके अपनी पावर इतनी बढ़ा लेते थे कि वो और लोगों और राजाओं को मिलिट्री पावर या वो हेल्प देना बंद कर देते थे। तभी तो नए नए राज्य उभर के आए थे। ये देखिए एक केव है एलोरा में, जहाँ विष्णु और नरसिम्हा को मैन लॉयन की तरह दिखाया है राष्ट्रकूट पीरियड में। मतलब राष्ट्रकूट एक डायनेस्टी थी बेटा उस टाइम पे ये बनी हुई है। ओके। वन सन असिस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन द डेक्कन। अब वो जो लॉर्ड की बात हो रही थी ना ऊपर, लैंड लॉर्ड और वॉरियर चीफ, उनमें से ऐसे ही एक थे राष्ट्रकूट। ये जो वहाँ पे किंग थे उनके वहाँ पे क्या कहते हैं, ये सबॉर्डिनेट थे। अब देखो अभी इनकी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। ऐसा होता था। इनिशियली देवर सबॉर्डिनेट द चालुक्य ऑफ कर्नाटक। ये चालुक्य जो थे कर्नाटक के, ये वहाँ पे राजा थे उस टाइम पे, मिड 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी की बात हो रही है। और जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट चालुक्यों से नीचे थे, चीफ की तरह वर्क करते थे, मिलिट्री पावर से हेल्प करना और टैक्स कलेक्ट करके देना, ये सारी चीज़ें। चालुक्य बड़े थे, राजा थे। दंती दुर्ग, अब देखो यहाँ पे नेम आया ना, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट चीफ। तो दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट का चीफ, मुखिया था, सरदार था। अब बेटा अगर यहाँ से क्वेश्चन आए, समझना आप, तो क्वेश्चन ऐसे आता है वन वर्ड में, इन विच प्लेस राष्ट्रकूट वर रूल्ड। राष्ट्रकूट कहाँ रूल्ड करते थे? तो एक सिंगल वर्ड में आंसर क्या आएगा? डेक्कन। ठीक, आप समझ रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछा जाए, हु वर द सबॉर्डिनेट ऑफ द चालुक्य और कर्नाटका, मतलब चालुक्य के सबॉर्डिनेट के तौर पे कौन कर्नाटका में वर्क कर रहा था? तो आंसर क्या आएगा? राष्ट्रकूट। तो ये एक वर्ड में ही तो आंसर दिया आपने। आप समझ रहे हैं ना? ऐसे यहाँ से बेटा क्वेश्चन आपके रेज होंगे, आप ध्यान दें इस बात को। इसीलिए मैं आपको एक लाइन के एक वर्ड का मीनिंग समझाता जा रहा हूँ। ऐसे ही मैच द फॉलोइंग में अगर कोई चीज़ आए, ठीक, जैसे मैच द फॉलोइंग में आया दंती दुर्ग, तो दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट का चीफ था। तो जैसे मान लीजिए दंती दुर्ग लिखा है, दंती दुर्ग, और इसके ऊपर या साइड से ये 3rd नंबर पे है, 2nd 1st, और इसके सामने आपके मैच करने के लिए होंगी चीज़ें। तो जैसे वो राष्ट्रकूट चीफ है, मान लीजिए यहाँ लिखा है फर्स्ट के आगे राष्ट्रकूट चीफ, ठीक, तो आपको इससे मैच करके या तो आप सिंपली मैच कर दें, या फिर जब आप आंसर लिखें दंती दुर्ग के सामने ही लिख दें राष्ट्रकूट चीफ। दो तरीके हैं करने के अच्छे, या तो आप दंती दुर्ग के सामने लिखें बेटा उसका आंसर, या आप उसको कम से कम अच्छे से, ऐसा नहीं हो कि बहुत ख़राब लग रहा है। वैसे सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप उसको सामने ही लिखें, आप वो ना करें। जैसे मान लीजिए दंती दुर्ग के बारे में पूछा मैच द फॉलोइंग में, तो जो सबसे सिंपल तरीका वो ये है कि सामने ही आंसर लिख दें आप जैसे ऊपर नीचे दिया होगा टेस्ट पेपर में, तो जब आप आंसर लिखें उसके सामने ही लिख दें। या फिर कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है आपको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस शायद ना दिया जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो फिर आप एक काम करना, आप उसको ऐसे इस तरह से मैच कर देना। जैसे मान लीजिए दंती दुर्ग 3rd नंबर पे है, तो आप उस राष्ट्रकूट के आगे 3rd भी ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, नंबरिंग लिख देते हैं ना, जैसे कि दंती दुर्ग 3rd पे, 3rd का आंसर क्या है, तो यहाँ ढेर सारे साइड से मैच करने के लिए होते हैं, उसके आगे मैंने 3rd लिख दिया। ये 4th का आंसर है, मैंने 4th लिख दिया। ये 2nd का आंसर है, 2nd लिख दिया।
तो सेकंड वाले का आंसर इस तरह से, वो आप नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने इस तरह से बीच में से आपको मैच द फॉलोइंग भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको समझाया कि वन वर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने समझाया आपको मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन कैसे आएगा। ऐसे ही बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐसे ही है, ठीक है। जैसे अभी आगे आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ओके, फिर क्या हुआ, दंतीदुर्ग एक राष्ट्रकूट चीफ था, उसने चालुक्य जो उसके सरदार थे, चालुक्य यानी मेन हेड थे, उनको जो है एक चालुक्य को ओवरथ्रू कर दिया, यानी कि उनको हटा दिया उन्होंने। किसने? राष्ट्रकूट ने, ठीक। और उसके बाद उन्होंने एक परफॉर्म्ड रिचुअल, एक रीति रिवाज संपन्न किया, जिसको कहते थे हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब क्या है? गोल्डन वूम। अब जैसे मान लीजिए हिरण्यगर्भ आया लिखने को और उसका मीनिंग पूछ लिया जाए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिरण्यगर्भ, तो मीनिंग एक वर्ड में क्या आया? द गोल्डन वूम। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से रेज होके आपके आएंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिरण्यगर्भ? द गोल्डन वूम। समझ में आया? तो ये किसने करवाया था? चालुक्य ने। अब जैसे वन वर्ड में या फिर वन लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए, हु परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, हु परफॉर्म्ड हिरण्यगर्भ, तो आंसर एक सेंटेंस में आप क्या देंगे? एक सेंटेंस में अगर आंसर देना है तो ठीक है, एक सेंटेंस, तो आप क्या लिखेंगे? सॉरी, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट परफॉर्म्ड हिरण्यगर्भ। वन सेंटेंस में आंसर हो गया ना या वन लाइन में? ये इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे बेटा, आप ध्यान रखें इनको। अब फिल इन द ब्लैंक्स किस टाइप से रहेगा वो हम आपको आगे चल के इसी में समझा देंगे, वैसे तो बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। ओके, व्हेन द रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मणों की हेल्प से उस टाइम पे रीति रिवाज संपन्न होते थे। इट वॉज थॉट टू लीड अ रीबर्थ ऑफ सेक्रीफाइजर एज अ क्षत्रिय, इवन ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात आई है आपके नॉलेज के लिए भी, कि जब उन्होंने इस चीज़ का लिया भी तो वो यही सोचा गया कि जो रीबर्थ है सेक्रीफाइजर का, यानी कि जो जिन्होंने त्याग किया है, जो भी इस टाइम दंतीदुर्ग रहा होगा, एज अ क्षत्रिय किया। वो जन्म से नहीं थे, जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, बट अब जब त्याग करके वो इतने बड़े राजा बने हैं तो अब वो क्षत्रिय हैं। तो कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जन्म के आधार पे ही जाति का और काम का विभाजन हो, अब अपनी क्षमता से भी बन सकते हैं, और क्षमता से ही लोगों ने बना के अपना वर्क किया है। In other case, men from enterprising family use their military skill to carve out kingdoms. फिर उन्होंने अपनी फैमिली की जो पावर है, मिलिट्री स्किल्स है, उसको यूज़ किया है किंगडम बनाने में। जैसे कौन कौन थे? फॉर इंस्टेंस कदम्ब मयूरा शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक आर्म्स। अगर कदम्ब मयूराश्रम की बात की जाए, गुर्जर प्रतिहार की बात की जाए, हरिश्चंद्र की, तो बेटा ये सब लोग ब्राह्मण थे। ब्राह्मण यज्ञ करवाना, शिक्षा का काम करना, आश्रम चलाना, और ये इस तरह के वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना, ये सब काम करते थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स, यानी कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने उन चीज़ों को सीखा और उतना ज़्यादा डेवलप किया कि उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, ट्रेडिशनल मतलब यही वेदों की पढ़ाई और ये यज्ञ वज्ञ ये सब करवा, ये सब छोड़ दिया। उन्होंने हथियार उठाए और सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किए किंगडम कर्नाटका में और राजस्थान में। जिनमें कौन कौन थे? कदम्ब मयूराश्रम कहाँ किया? कर्नाटका में। और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र कहाँ में थे? राजस्थान में। अगर आपको मैच द फॉलोइंग करने को आए, कदम्ब मयूराश्रम, तो कदम्ब मयूराश्रम बेटा कहाँ पे थे? कदम्ब मयूराश्रम वो थे कर्नाटका में, अगर मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा जाएगा। और गुर्जर प्रतिहार की बात होगी तो वो कहाँ थे? वो राजस्थान में थे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? कितना आसान है ना चीज़ों को देखना और समझना। इस तरह से आपका क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन कैसा होता था, अधिकारी, राजा, मंत्री, ये सब चीज़ें कैसे होती थी। मैनी ऑफ दिस न्यू किंग अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजाधिराज, मतलब महाराजाधिराज जैसी बड़ी बड़ी पदवियाँ, टाइटल मतलब पदवी ले ली थी, ताकि लोगों को लगे हाँ हम बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे महाराजाधिराज, महाराजाधिराज का मतलब क्या है? ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स,
तो मीनिंग पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ महाराजाधिराज, वन लाइन में या वन सेंटेंस में, तो आप ये लिखेंगे द मीनिंग इज़ ग्रेट किंग और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। या तो आप इसे लिख दो या फिर आप इसे लिख दो, एक ही बात है, यानी कि जो राजाओं का भी राजा है, ओवरलॉर्ड। त्रिभुवन चक्रवर्तिन, पर ये पदवी का नाम है जो राजा रखा करते थे। तो त्रिभुवन चक्रवर्तिन का मतलब है लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड। त्रिभुवन यानी तीन लोगों का जो स्वामी है, लॉर्ड ऑफ द थ्री, त्रिभुवन चक्रवर्तिन। चक्रवर्ती मतलब जो विजेता है, चक्रवर्ती है। एंड सो ऑन हाउवर इन स्पाउट ऑफ सच क्लेम्स, इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। और दे ऑफन शेयर पावर विद सामंताज एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट, ट्रेडर एंड ब्राह्मण। बट अपनी इस तरह के टाइटल लेने के बाद भी वो अपनी सारी पावर सामंतों के साथ शेयर करना, क्योंकि वो सामंत के बगैर सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे। और किसानों के एसोसिएशन से, वो किसान नहीं होगा तो अनाज कहाँ से मिलेगा, व्यापारियों के मकसद से और ब्राह्मणों के मकसद से ही किया करते थे। ये उस तरह से वहाँ पे चीज़ें होती थी। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँगा, ईच ऑफ द स्टेट रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर। भाई सीधी सी बात है, जो वहाँ पे अन्नदाता है, प्रोड्यूसर है, उगाने वाला है, उसी से रिसोर्स हासिल किए जाते थे। जैसे पीजेंट है, किसान है, कैटल कीपर्स हैं, आर्टिसन है, कलाकार हैं, वही अक्सर कर इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे और मतलब सबके सामने दिखाया करते थे। समटाइम दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ओन द लैंड। और कई बार क्या होता था, मान लीजिए लॉर्ड मतलब किसी को ज़मीन दी हमने, ठीक है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है छोटा सा, उसको हमने ज़मीन दी, तो वो अपने लॉर्ड को रेंट की तरह मतलब टैक्स पे करता था वहाँ पे उस टाइम। आज भी जैसे होता है, किसी की दुकान है, आपने किराए पे ली तो आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से होती है। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, ट्रेडर्स से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। रेवेन्यू का मतलब होता है बेटा पैसे की एक टैक्स की तरह फॉर्म जो कि यूज़ होती है राजा के कोष में जमा करने के लिए, ठीक है। देखो ये 400 टैक्स की बात हुई है चोल में, तमिलनाडु के टाइम पे 400 टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस थे, जिसमें वेट्टी था और कैश नहीं लिया जाता था, फोर्स लेबर, कदामई, लैंड रेवेन्यू था। ये इस तरह से मतलब जो है सोर्स दिया है कि उस टाइम टैक्स कैसे हुआ करते थे। उस टाइम भी टैक्स होते थे, ये नहीं है कि राजा महाराजाओं के टाइम पे टैक्स नहीं होते थे। वो बहुत ही वहाँ पे डेवलप फॉर्म था उस इन चीज़ों का। ओके, अब यहाँ से मैं आपको समझाना चाहूँ प्रशस्ति एंड द लैंड ग्रांट। लैंड ग्रांट का मतलब होता है ज़मीन को दान करना, और प्रशस्ति मतलब क्या है, कोई पत्र की तरह चीज़ हो जिसमें सारे सबूत और सारी जानकारी दी हो। देखिए ज़रा इसको फटाफट से। प्रशस्ति कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। अगर जैसे क्वेश्चन यहाँ से आए व्हाट इज़ प्रशस्ति, ठीक है, आप समझना है इस बात को, व्हाट इज़ प्रशस्ति, तो बेटा उसका आंसर क्या होगा, आंसर है प्रशस्ति कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। तो बेटा ये इन लाइन ही तो आंसर हुआ, इन ए लाइन, ये सिर्फ एक लाइन का ही तो आंसर हुआ ये, जो ये आंसर है व्हाट इज़ प्रशस्ति, व्हाट इज़ प्रशस्ति। तो आंसर क्या हुआ, प्रशस्ति कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। आसान है ना, बहुत आसान है। ओके, बट दे टेल हाउ रूलर्स वांटेड टू डेपिक्ट देमसेल्फ। बट हाँ, कहते हैं कि प्रशस्तियों को पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता है, बट वो ये बताते हैं कि जो रूलर्स हैं वो किस तरह से अपने आप को मतलब ताकतवर बनाए रखते थे, कैसे जो है बड़े बड़े युद्ध जीते जाते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है लर्न ब्राह्मण, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे, उनसे ही ये चीज़ें लिखवाई जाती थी, वही कंपोज करते थे। हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कहीं ना कहीं प्रशासन में भी हेल्प करवाया करते थे राजाओं की। ये देखिए द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट लिखा है। नागभट्ट एक राजा था। जैसे आप बात करें प्रशस्ति गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त की लास्ट ईयर में 6th क्लास में थी। एक प्रशस्ति है संस्कृत में लिखी है, ग्वालियर में मध्य प्रदेश में मिली है। इसमें कुछ नागभट्ट एक प्रतिहार किंग था, उसके बारे में लिखा है। द किंग ऑफ आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम एज ही वाज प्रिंस। उस प्रशस्ति में लिखा है कि जो राजा है नागभट्ट है, वो आंध्र प्रदेश में, सिंध और विदर्भ जो महाराष्ट्र में, किंग, ये सारे पार्ट उसके अंडर में आते हैं, वो वहाँ का राजकुमार है। और जब उसने विक्ट्री हासिल की चक्र युद्ध के जरिए, जो कन्नौज का राजा था, ही डिफीट द किंग ऑफ वंग, बंगाल, उस टाइम बंगाल का नाम बंग,
एन अनर्थ पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कीरत फॉरेस्ट पीपल, और तुर्क लोग, वत्स मत्स्य। उसने सारा जीतने के बाद, इन सब लोगों को हराने के बाद अपना एक एम्पायर इस्टेब्लिश किया। तो मैंने कहा ना कि प्रशस्ति में राजाओं के बारे में, उनकी जीत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिखी होती हैं, बट वो सारी की सारी सही नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमें उन राजाओं के बारे में पता चलता था। ये आप देखिए, विदर्भ आज भी एक पार्ट है महाराष्ट्र का, कलिंग उड़ीसा को ही कहते थे, ये उस टाइम के नेम दिए हुए हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण बाय ग्रांट ऑफ लैंड। किंग जो हुआ करते थे वो ब्राह्मणों को ज़मीन का दान देना शुरू हो गया था उस टाइम से ही। दे वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन दोज हु रिसीव द लैंड। और होता क्या था कि उस ज़मीन का पूरा हिसाब किताब रिकॉर्ड जो था कॉपर के प्लेट्स पे होता था। इस तरह की जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स दी हुई हैं, और ये उन्हीं को दी जाती थी और रिसीव करने के लिए कि जिनके हाँ उन नाम पे ज़मीन की जाती थी। जैसे आज भी आप देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड होता है ज़मीन की, कागजात हर चीज़ का, तो उस टाइम भी हुआ करता था, वो कॉपर प्लेट्स पे हुआ करता था ताकि वो कहीं नष्ट ना हो जाए। अब जैसे आप ये पूरा देखें, ये देखिए इस पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसमें पूरा डिटेल दी हुई है, लिखा है। ये सेट है कॉपर प्लेट्स का, जिसमें जो ग्रांट लैंड दिया है रूलर्स के जरिए ब्राह्मणों को, ये उसका रिटन पार्ट है, संस्कृत में लिखा है और तमिल में भी लिखा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह से उस टाइम ये मोहर भी लगी हुई है, देखिए उस टाइम जो है इस तरह रिकॉर्ड दिए जाते थे ताकि वो हर चीज़ का लेखा जोखा रख सकें। इतना एडवांस सिस्टम था उस टाइम पे। फिर यहाँ पे एक दिया है व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ क्या क्या दिया जाता था, लैंड क्या दिया। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा इसे। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री किंग्स की जो कश्मीर पे लिखी है, वो भी संस्कृत में जैसे पोयम कंटेन करती है, वो कश्मीर के राजा के बारे में बताती है, और ये कल्हड़ एक पोएट था, उसके ज़रिए लिखी गई है, ठीक है। और बहुत सारे सोर्स हैं इसके, और ये जो कल्हड़ ने लिखी है ना ये बुक, तो ये ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है। उसमें सोर्स की तरह, इंस्क्रिप्शन की तरह डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, आई विटनेस सबूत दिए हुए हैं अर्लियर हिस्ट्री के। तो वो चीज़ हमारे यहाँ बहुत अच्छे से यूज़ होती है। कल्हड़ की, कल्हड़ ने लिखी थी रजत रंगणी, इसमें नाम नहीं दिया है बट मैं आपको नाम बता रहा हूँ, रजत रंगणी लिखी थी कल्हड़ ने, और उसमें उसने कश्मीर का पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है। ओके, वेलफेयर फॉर वेल्थ मतलब, सॉरी, वारफेयर फॉर वेल्थ मतलब पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, भलाई का युद्ध या इस तरह की चीज़ें। तो आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे रीज़न थे जो हमेशा एक से अलग अलग डायनेस्टी पर रूल करते थे, और सेम टाइम में वो कंट्रोल करने की कोशिश भी करते थे अदर एरियाज़ को। और इसी तरह का एक एरिया था सिटी ऑफ कन्नौज, गंगा वैली में सिटी ऑफ कन्नौज थी, उसको ट्राई करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंग टू द गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये है, ये तीन वो डायनेस्टी हैं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इन तीनों ने हमेशा कोशिश की कन्नौज इनका हो, जैसे मैंने आपको अर्लियर मैप में समझाया था। बिकॉज देर वर थ्री पार्टीज इन द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एट द ट्राईपार्टाइल स्ट्रगल। अब क्योंकि इसमें तीन पार्टी थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, इसलिए इनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट था। तो हिस्टोरियंस ने इस पूरी लड़ाई को ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल कहा, त्रिपक्षीय संघर्ष। अब यहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकता है, आपका क्वेश्चन रेज हो सकता है ना कि हु वाज ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल, या व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रिपाल स्ट्रगल। तो बड़ा सिंपल आंसर है, बिकॉज देयर वर थ्री पार्टी इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब एज ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल। सिंपल आंसर है ना, ये आपका वन वर्ड है, वो सॉरी इन अ सेंटेंस और इन अ वन लाइन वाला आंसर इस तरह से हुआ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, आपको बहुत घबराना नहीं है, बस आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। यहाँ से भी आ सकता है, ये तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जो साइड से वर्ड्स होते हैं वो आप ज़रूर याद रखें। सुल्तान इज़ एन अरेबिक टर्म मीनिंग रूलर, ठीक है। अब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आए, आप समझना FIB आया यहाँ से, इस पूरे से FIB आए तो क्या आएगा पता है, सुल्तान इज़ एन अरेबिक टर्म मीनिंग डैश, यानी कि सुल्तान एक अरेबियन टर्म है, उसका मतलब क्या होता है, तो डैश में आप क्या लिखेंगे, रूलर।
अब एक चीज़ और, अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ से हटा दिया जाए सुल्तान वर्ड, तो सुल्तान वर्ड यहाँ से पूरा हटा दिया जाए, ठीक है, आप समझना ज़रा इस चीज़ को। सुल्तान वर्ड पूरा हटा दिया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और यहाँ रूलर भर दिया। तो आप यहाँ से आपको शुरुआत में पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, डैश इज़ एन अरेबिक वर्ड मीनिंग रूलर, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, सुल्तान। ये इस तरह से चीज़ें आती हैं आपकी, इस तरह से आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब वो यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, ये छोटे छोटे जो नेम आते हैं, प्लेस आती हैं, इनके बारे में बात आएगी सबसे ज़्यादा। जैसे कि ऐसे रूलर्स की अगर बात करें तो रूलर सुल्तान था महमूद ऑफ गजनी, गजनी का महमूद, जो कि अफ़गानिस्तान में जगह है। ही रूल फ्रॉम 1997 टू 130, इतने टाइम तक उसने राज किया और उसने कंट्रोल किया पूरे सेंट्रल एशिया में, ईरान से लेकर नॉर्थ वेस्ट पार्ट था हमारे इंडिया का, वहाँ तक किया उसने। रेड किया पूरे सब कॉन्टिनेंट को ऑलमोस्ट पूरा ईयर, और उसने वेल्थ थी जो टेम्पल्स हैं जैसे कि सोमनाथ गुजरात का, उसको भी टारगेट किया, और जो है जो धन था, सोना चांदी और इतना वेल्थ, वो सब यहाँ से उसको टारगेट करके लेते जाता रहा, लूटता रहा। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड सिटी ऑफ गजनी, और ये जो उतना भी वो धन यहाँ से ले गया, उसने एक स्प्लेंडेड सिटी मतलब एक बहुत शानदार शहर का निर्माण किया अफगानिस्तान में जाकर, जो कि गजनी है, यहाँ से पैसा ले गया। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर याद रखें, और ये चीज़ आपकी लर्न करने की है। मैंने आपको सारे टाइप्स सब समझाए हैं, आप उससे अच्छे से रीडिंग जरूर करें। आप रीडिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो पाएगी। He was interested in finding out more about the people conquered, and interested scholar named अल बरूनी, वो अपने साथ और भी चीज़ों को जानने और समझने के लिए अपने साथ एक स्कॉलर को ले गया था जिसका नाम था अल बरूनी, ठीक है। अकाउंट ऑफ सम कॉन्टिनेंट, ताकि वो इंडिया में आ रहा है तो जब इस सब कॉन्टिनेंट एरिया में आए तो उसके बारे में अल बरूनी लिखे। दिस अरेबिक वर्क नोन एज किताब अल हिंद, तो अल बरूनी ने जो बुक लिखी उसका नाम है बेटा किताब अल हिंद, आप याद रखें। अरबी में लिखी है ये बुक किताब अल हिंद, और ये बरूनी ने लिखी है, अल बरूनी। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियन, ये आज भी जो ये बुक है उससे हमने बहुत सारे सोर्स को कलेक्ट करके ही हिस्ट्री लिखी गई है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और जब अल बरूनी इंडिया आया था ना तो उसने ऐसे बहुत सारे संस्कृत के विद्वानों से, स्कॉलर मतलब विद्वान की हेल्प से ही ये पूरा किताब अल हिंद तैयार किया था, क्योंकि वो अरबी जानता था, पारसी जानता था, बट वो यहाँ से जो संस्कृत या अदर लैंग्वेज थी वो नहीं जानता था। उसने यहाँ के लोगों से हेल्प लेके इस किताब को लिखने में हेल्प की अपनी पूरी। ओके, तो आज के लिए आप इतना ही रखें, मैंने आपको अच्छे से समझाया है, क्वेश्चन टाइप भी, क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाया और यहाँ से जो अभी सुल्तान वर्ड आया, इस तरह की चीज़ें आई, मैंने आपको यहाँ से भी समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। तो बेटा आप प्लीज़ अच्छे से मेहनत करें, चीज़ें अच्छे से रिवाइज करें, और बस चैप्टर की रीडिंग करते करते ही छोटी छोटी चीज़ आप क्लियर कर लें, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।